अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, कल जब मैं क्लास ले रहा था तो अपने जो स्टूडेंट्स मेरे पास रेगुलर क्लास में हैं उन्हें मैंने पाकिस्तान में करप्शन के हवाले से ऐसे तैयार करवाया जो कि 2022 की अटैम्प्ट के लिए CSS की या PMS के लिए उन्हें तैयार करना चाहिए। तो मेरे जहन में आ रहा था कि जो यूट्यूब पे बच्चे मुझे सुनते हैं वो भी मेरे स्टूडेंट हैं, तो उनको भी कोई मैं 8-10 टिप्स जो हैं इस हवाले से दे दूँ कि अगर उन्होंने करप्शन पे ऐसे तैयार करना है तो क्या क्या कुछ उन्हें करना चाहिए। देखिए, उसमें पहली टिप तो ये है कि करप्शन की डेफिनेशंस 2-3 कोई अच्छी सी आपने तैयार कर लेनी है और वो उसमें सोर्स का नाम देकर ज़रूर इनकॉर्पोरेट करनी है। 1-2 डिक्शनरीज़ की हो सकती हैं, इन्वेस्टोपीडिया क्या कहता है, विकीपीडिया क्या कहता है, ऑक्सफोर्ड क्या कहती है, फिर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कैसे डिफ़ाइन करती है करप्शन को। ये आपने डेफिनेशंस जो हैं बीच में इनकॉर्पोरेट कर देनी। पहली टिप आपको ये होगी कि डेफिनेशन अच्छी पेट हो सोर्स के साथ। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान में जो करप्शन का एक्सटेंट है ये आपने ज़रूर देना है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल हर साल एक रिपोर्ट शाया करती है जिसको करप्शन परसेप्शन इंडेक्स कहा जाता है और पाकिस्तान की पोजीशन उसमें फ्लक्चुएट कर रही होती है। इस साल गालिबन 124वीं पोजीशन पर है, तो कभी 124वीं पोजीशन पे आ जाता है, कभी 130वीं पे, कभी 140th पर। यह पोजीशन शो करती है कि पाकिस्तान ईमानदार मुल्कों की सफ़ में कितने नंबर पर है। तो 180 मुल्कों में अगर पाकिस्तान 124वें नंबर पर है तो उसका मतलब है कि 123 मुल्क जो हैं वो इससे बेहतर हैं। तो पिछले 5-6 साल का जो पाकिस्तान का इंडेक्स के ऊपर जो रेटिंग रही है उसको आपने मेमोराइज़ कर लेना है और ग्राफ की सूरत में या टेबल की सूरत में दे देना है। इसी तरीके से पाकिस्तान की जो करप्शन है इसको कंपेयर कर देना है, लेवल ऑफ करप्शन को इंडिया और बांग्लादेश के साथ आपने ज़रूर कंपेयर करना है, क्योंकि हमारे जो रीजनल कंपेटिटर्स हैं ये यही मुल्क हैं। 2 टिप्स आपको मैंने दे दी। तीसरे नंबर पर एटलीस्ट आपके पास 10 इम्पैक्ट होने चाहिए करप्शन के ऑन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ पाकिस्तान। आपने करप्शन को लिंक करना है पाकिस्तान के दूसरे इश्यूज़ के साथ और ये साबित करने की कोशिश करनी है कि पाकिस्तान में जितने भी इश्यूज़ हैं उनकी जो रूट कॉज है दैट इज़ करप्शन। आप इसको जो हमारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बुरी परफॉर्मेंस रहती है उस पर इम्पैक्ट देख सकते हैं, पॉवर्टी को लिंक कर सकते हैं, एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर्स अगर बुरा परफॉर्म करते हैं उसमें करप्शन को आप एक उसका ज़िम्मेदार ठहरा सकते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में करप्शन को आप ज़िम्मेदार ठहरा सकते हैं। पॉलिसीज़ अगर अच्छी बनती नहीं, अच्छी इम्प्लीमेंट नहीं होती तो उसमें आप करप्शन को ज़िम्मेदार ठहरा सकते हैं। अगर ख़वातीन हमारी बैकवर्ड रह गई हैं तो उसका मतलब इदारे अच्छे काम नहीं कर रहे, इसमें आप करप्शन को इल्ज़ाम दे सकते हैं। तो यूँ एटलीस्ट 10 आपके पास ऐसे आर्गूमेंट्स हों जिनमें करप्शन को आप लिंक करें मुख्तलिफ जो इश्यूज़ पाकिस्तान में प्रिवेल करते हैं उसके साथ। फिर उसके बाद पाकिस्तान में करप्शन को तोड़ने के लिए जो मैकेनिज़्म अवेलेबल है लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव, उसका नॉलेज आपको होना चाहिए। पहला लॉ जो बना वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट था 1947 का, उसको गो थ्रू कर लें। फिर आपको क्या पता होना चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस 1961, इसके ऊपर नज़र डाल लीजिएगा। FIA एक्ट 1974, FIA एक्ट 1974, इसको देख लीजिएगा। नैब ऑर्डिनेंस 1999 को देख लीजिएगा। ये वो लॉज हैं जो कि करप्शन को रोकने के लिए पाकिस्तान में बनाए गए। फिर आप इदारों का जिक्र ज़रूर कीजिएगा। चारों मुल्कों की जो एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनका, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का जिक्र ज़रूर कीजिएगा। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर हैं, प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं। इन इदारों के जब आप नाम लिखेंगे, ओम्बड्समैन का ऑफिस भी रोल एक प्ले कर रहा होता है। इन जब इदारों के आप नाम लिखेंगे तो एक बड़ा एक अच्छा जो है वो इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा होता है। देन कॉजेज़ के बीच में और रिकमेंडेशन के बीच में आप 2 चीज़ों को ज़रूर जिक्र कीजिएगा। या आखिरी 2 बातें जो मैं आपको करने लगा हूँ वो ये कि एक तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ये बड़ा टेक्निकल सा और मज़ेदार लफ्ज़ है, ये पाकिस्तान के इदारों में वीक है।
इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ये होता है कि इदारों के अंदर ही ऐसा मैकेनिज्म हो जो करप्शन को डिस्करेज करे, जैसे यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी हो, फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर्स इसमें होता है, रोटेशन ऑफ ड्यूटी होती है, इंटरनल चेक सिस्टम होता है। यही चीज़ें आपने कॉज में भी दे देनी है कि पाकिस्तान में वीक है, और रिकमेंडेशन में भी दे देनी है। फिर आपने हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसकी कमज़ोरी का जिक्र ज़रूर करना है। इसमें यहाँ मैं आपको बताता जाऊँ कि हमारे जो करप्शन रिलेटेड मैटर्स हैं इनमें जो कन्विक्शन रेट है इट इज़ लेस देन 3%। मतलब कि अगर 100 मुकदमे अदालत में जाते हैं तो उसमें से 97 मुकदमे ऐसे हैं जिनमें जो मुल्ज़िमान हैं वो बाइज़्ज़त बरी हो जाते हैं। सिर्फ 3% जो मुकदमे हैं उनमें जो मुल्ज़िमान हैं उनको मुजरम डिक्लेयर किया जाता है और सज़ा दी जाती है। ये चीज़ शो करती है कि हमारी इन्वेस्टिगेशन कमज़ोर है, हमारी प्रोसिक्यूशन कमज़ोर है, और हमारी जुडिशरी जो है वो इन टाइम जस्टिस की डिस्पेंसेशन नहीं कर रही। और इसके बाद फाइनली आप कंक्लूड कर देंगे इस तमाम चीज़ों को कंक्लूड करते वक्त मीडिया का जिक्र ज़रूर कीजिएगा। करप्शन के अंदर बहुत बड़ी वजह यह है कि मीडिया हमारी सोशल डायमेंशंस को चेंज कर रहा है। मीडिया ने पाकिस्तान के अंदर मटेरियलिज्म और एक मर्सनरी किस्म की अप्रोच जो है वो भर दी है। मटेरियलिस्टिक अप्रोच, ब्रांड कॉन्शियस हमें बना दिया है, स्टेटस कॉन्शियस बना दिया है। अब हम 30,000 रुपये के मोबाइल से खुश नहीं होते, हमें दिल करता है कि हम 1.5 लाख रुपए का मोबाइल लें। शलवार कमीज़ का सूट 800, 900, 1000 रुपये में भी कपड़ा आ जाता है और 10,000 रुपये में भी आता है। अब उन्होंने हमें ये बना दिया है कि हम 1000 रुपये वाला कपड़ा लेके ज़हनी मुतमईन नहीं होते। सूट लेके हमारी कोशिश होती है कि 10,000 रुपये वाला सूट लें, बाज़ार इसके बीच में फ़र्क कोई भी नहीं होता। लेकिन एक अप्रोच है ना, फिर उसका नतीजा क्या है? वसाइल हैं नहीं, आमदनी है नहीं, तो पब्लिक सर्वेंट्स फिर इलीगल मीन्स की तरफ जाते हैं, करप्शन की तरफ जाते हैं, क्राइम्स की तरफ जाते हैं। तो इसका जिक्र ज़रूर कीजिएगा और इस ऐसे को तैयार करके रख लीजिएगा। करप्शन हमेशा ही एक एक्सपेक्टेड टॉपिक होता है पाकिस्तान के बीच में। ये सोशल इशू में बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान का, और इसको छोड़ के, ये आए ना आए, इसको छोड़ के गुजारा नहीं है। विश यू बेस्ट ऑफ लक। ऑफिस जाने का टाइम हो गया। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियों का मामला फरमाए।